अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि एक रिलैक्स किस्म की गुफ्तगू की जाए। मैं काफ़ी वीडियोज़ पहले भी देख चुके हैं, तो मैं चाहता था एक रिलैक्स और एक रिफ़्रेश किस्म की गुफ्तगू की जाए, इसलिए मैंने ये जगह चूज़ की है। ये मेरे घर के पास ही एक पार्क है, बहुत ज़बरदस्त पार्क है। यहाँ लेक से आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा बाद में दिखाऊँगा भी थोड़ा सा कि ये किस किस्म का पार्क है। बहुत ज़बरदस्त पार्क है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिलैक्स किस्म की गुफ्तगू एक अच्छे पुरफ़ज़ा मकाम से की जाए। आज की जो वीडियो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला जो हिस्सा है उसमें बात करूँगा अपने चैनल के बारे में, और जो मैंने व्लॉग शुरू किया हुआ है, और उसके पीछे क्या स्टोरी है। उसमें थोड़ी सी और बात भी करूँगा, वो जो फ़िलासफ़ी का रिलेटेड है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई फ़िलासफ़र हूँ, मैंने एक जो थोड़ा सा मुझे इल्म है उसके बारे में बात करूँगा, तो जो आम इंसान का जिससे ताल्लुक़ होता है। और दूसरा हिस्सा जो है वो मैं बात करूँगा हम अपने मुल्क के बारे में, इमरान खान की गवर्नमेंट वगैरह और जिन हालात का सामना है, आलमोस्ट अब 2 साल होने लगे हैं, उसके ऊपर। और आखिरी हिस्सा जो है वो होगा मीडिया के ऊपर, जो एंकर्स हज़रात हैं जो हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, तो उस बारे में बात करूँगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप सबको देखते हैं, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, उसके बाद अपना तज़किया करें कि क्या जो मैंने बातें कही हैं वो ठीक हैं, आप उससे कितना इत्तफ़ाक़ करते हैं, उस पर कितना आपका इख्तिलाफ़ है। लेकिन सुनने के बाद अपना नतीजा करें। आप टिकटॉक तो बहुत देखते होंगे और बाकी भी चीज़ें देखते हैं, तो थोड़ा इसको भी देखें ताकि आपको डिफरेंट किस्म के ओपिनियन सुनने का मौका मिले। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो मैंने अपने बात करना चाहता हूँ वो है अपने चैनल के बारे में। अक्सर लोगों ने मेरे पूछा कि जो मेरे चैनल का नाम है और जो मेरे व्लॉग का नाम है वो NHB है। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने जो अपने यूट्यूब पे जो चैनल खोले हुए हैं, जो व्लॉग्स हैं, उनकी ज़्यादातर अपने नाम के ऊपर हैं। लेकिन मेरा मकसद अपनी सेल्फ प्रमोशन कभी भी नहीं रहा। मैं शुरू से ही एक डिफरेंट किस्म का ख्याल रखने वाला बंदा हूँ। मेरा एक समझ सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि मैंने एक सोशल इश्यूज़ पर ज़्यादा बात करता हूँ मैं, और दर्द दिल रखने वाला बंदा हूँ, अगर आप जो भी समझ लें। जो NHB का जो आइडिया है वो मेरी वाइफ है, मेरी बीवी जो है, उसने जब मैंने उससे बात की कि मैं अपना व्लॉग शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा नाम चाहिए कि जो बहुत यूनिक हो, हटके हो, और जिसका जो मतलब है वो पूरी एक हर चीज़ को कवर करे। इस पर बहुत रिसर्च की, बहुत सोचा इसके बारे में। फिर उसने जो है मुझे ये नाम तजवीज़ किया NHB। इसका मतलब है नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान की जो खसलत होती है, नेचर। अब नेचर जो इंसान की होती है उसके अंदर सब कुछ शामिल है। सब जो कुदरत का पूरा निज़ाम है, जो कुदरत का पूरा निज़ाम है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है, वो इंसान को सामने रख के बनाया हुआ है। अब इंसान की हसरत में खाना पीना भी शामिल है, उसकी हसरत में सफ़र करना भी शामिल है, उसकी हसरत में खूबसूरती को पसंद करना भी शामिल है, शादी भी उसके अंदर है, उसके अंदर मसले मसाइल भी हैं, सियासत भी है, और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मसले मसाइल आ जाते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हो उसके अंदर दोस्तियाँ भी हैं, दुश्मनियाँ भी हैं, अपने हालात का इजहार भी है, और उसके अंदर गुर्बत भी है, अमीरी भी है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि इंसान की खसलत, जो इंसान की नेचर है, उसके अंदर सब कुछ समा जाता है। अब अगली बात करते हैं। इसमें ये बात करना चाहता हूँ, मैं शुरू से मुझे ट्रैवलिंग का और डिफरेंट चीज़ों को सुनने का, पढ़ने का बहुत शौक़ रहा है। तो मेरे से अक्सर लोग, फिर जो मेरे जानने वाले थे, जो करीबी लोग थे, जो उनके जाने वाले थे, मैं अक्सर डिफरेंट किस्म के सवाल मेरे से करते रहते थे। जैसे एक दफ़ा मैं पाकिस्तान में था तो मुझे एक बंदे ने पूछा कि विजन क्या होता है, जो बसारत जिसे कहते हैं उर्दू में, ये कैसे हासिल होता है? क्या ये पढ़ने से हासिल होता है? आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उससे हासिल होता है कि उसके बगैर भी हासिल हो सकता है? तो मैंने उसको कहा कि मैंने एक बहुत देर पहले पढ़ चुका हूँ कि क्वेश्चंस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, आंसर शुडंट बी। इसका मतलब है कि सवालात जो हैं वो चुभते हुए हो सकते हैं, सवालात जो हैं बहुत मुश्किल और पेचीदा हो सकते हैं। जवाब को हमेशा सिंपल और इस तरह होना चाहिए कि अगले बंदे के दिल में पहुंच जाए, उसको समझ आ जाए। उसको मैंने बताया कि ये विजन होता है, जब जिसे बसारत कहते हैं, वो इंसान को 2 तरीके से मिलती है। एक जो विजन होता है, बसारत जो होती है, वो अल्लाह ताला की अता की होती है। वो जो बंदे पैदा ही इस तरह होते हैं, ये बहुत कम बंदे होते हैं, उनको आटे में नमक के बराबर भी नहीं कह सकते, बहुत कम होते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं यार उस बुजुर्ग के पास चले जाओ, बड़ी ज़बरदस्त बातें करता है, उस बंदे के पास चले जाओ, वो बड़ी अच्छी बातें करता है, उसकी बातों के अंदर हकीकत पसंदाना बातें हैं, उसकी बातें अक्सर सही साबित होती हैं। वो क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ये चीज़ लेके पैदा होते हैं, उन पर अल्लाह ताला का करम होता है। जो दूसरा विजन जो होता है, जो दूसरा हिस्सा है विजन का, या जो दूसरे तरीके जो हासिल होता है, वो होता है परस्यूट से, उसकी सर्च से, जुस्तजू से हासिल होता है। उसके लिए आपको जुस्तजू करनी पड़ती है। उसके लिए अगर आप अच्छा यूनिवर्सिटी में चले जाएं, लेकिन आपने कई पढ़े लिखे लोग भी देखे होंगे, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका सोच का मियार बहुत तंग होगा। उनका सोच का मियार सिर्फ यही होगा कि वो जब वो कुछ बन जाते हैं, बंदे को बंदा भी नहीं समझेंगे। वो उनका मियार होगा एक गाड़ी ले ली, गाड़ी बना ली, बस यही सब कुछ है।
लेकिन वो उसका विजन नहीं आप कह सकते। एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है जिसने पीएचडी भी की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विजनरी हो गया। विजनरी के लिए होता है कि वो अपने दिमाग के सब बंद दरवाज़ों को खोल दे, वो किसी भी इंसान के साथ क्योंकि बात करे, किसी भी के बारे में सोचे तो ये ना सोचे कि ये छोटा है कि बड़ा है। तो वो जो होता है ना विजन, उसके लिए आपको जुस्तजू करनी पड़ती है, उसके अंदर आपको अपने अंदर के दिल को साफ़ करना पड़ता है, तो उसी से वो विजन हासिल होता है। उसके लिए मैंने बताया था कि उसने फिर मुझसे, तो उसको मेरा जवाब बड़ा पसंद आया कि आपने इस जवाब का बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मुझे बयान किया। तो उसने मेरे पूछा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या है उसके लिए। तो मैंने उसको बताया कि पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी खुदी को मानना पड़ेगा, अखलाक की पहली सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। अखलाक की पहली सीढ़ी यही होती है कि आप जो होता है, अक्सर आपके साथ कोई लोग अच्छे तरीके से पेश आते हैं, आप उनसे अच्छे तरीके से पेश आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये आपने बहुत कमाल कर दिया। अखलाक की पहली सीढ़ी यही होती है कि आप उन लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएँ जो आपके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे, जो आपके साथ मतलब है कि आपसे बदतमीज़ी से पेश आते हैं, जो आपकी बातों के आकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप फिर भी अपने अखलाक को बरकरार रखें और उनके साथ बहुत प्यार से पेश आएँ उनको। और ये होती है पहला सीढ़ी है जुस्तजू की, यहाँ से आपकी जुस्तजू शुरू होती है, फिर अल्लाह ताला की हेल्प करता है, वो आपको सही डायरेक्शन में अल्लाह ताला डाल देते हैं। लेकिन यही है कि पहली सीढ़ी जो है, जो विजन की जो है, जो बसारत कह सकते हैं, उसको हासिल करने की जो है वो यही है कि आपको अपनी खुदी को मानना पड़ेगा और अपने आप को जितना नीचे रख के और जितनी आजिज़ी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आजिज़ी लेके आनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बताना चाहता था। फिर एक और आपने चीज़ देखी होगी, देखें कि दुनिया में करोड़ों अरबों इंसान मौजूद हैं। हमारे माशरे में देख लें कि कई लोग के अब उसमें ये होता है कि देखें दो चीज़ें होती हैं कि एक होता है बुढ़ापा, एक होता है बुजुर्गी। अब देखें कि बूढ़ा तो हर इंसान होता है, और इंसान जब पैदा हुआ पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। बूढ़ा हर इंसान होता है, लेकिन बुजुर्गी बहुत कम इंसानों पे आती है। बुजुर्गी क्या होती है, फहम और फरासत जिस बंदे के अंदर होती है, उसके अंदर उसके अंदर बहुत ठहराव होता है, मोहब्बत प्यार करने वाला होता है। अक्सर लोग कई बूढ़े होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बताने के लिए होता, वो चिड़चिड़ापन होता है, उनके अंदर अना भी होती है। वो उम्र के साथ साथ लोग कहते हैं यार ये बूढ़ा हो गया, इसके अंदर बुढ़ापा आ गया ना, इसलिए इस तरह का चिड़चिड़ा हो गया। वो बुढ़ापा होता है, बुजुर्गी नहीं होती। बुजुर्गी में इंसान ऐसा नहीं होता। बुजुर्गी में क्योंकि बुजुर्ग का बनने के लिए भी आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि आपके अंदर जुस्तजू होती है, एक तलब होती है, आपके अंदर ठहराव आ जाता है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर जो लोग होते हैं वो आपके पास आके बैठते हैं, आपसे बड़ी चीज़ें सीखते हैं, वो बुजुर्गों से सीखते हैं, बुढ़ापे नहीं सीखते। इसलिए मैं कोशिश आपको ये करूँगा, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने अंदर ये चीज़ लाने की कोशिश करें, ठहराव पैदा करें, ताकि आगे के में जब आप बूढ़े हों तो लोग आपके पास बैठ के आपसे कोई शरफ़ हासिल करें, आपका बैठना शरफ़ समझे, आपके पास बैठना अपने लिए मुसीबत ना समझे। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। और उसके अलावा मैं एक और बात कहूँगा कि इंसान, फिर मेरे से एक और बंदे ने सवाल किया कि इंसान की जो एज होती है, इंसान की जो उम्र होती है वो किस तरह की होती है। मैंने कहा इंसान की जो उम्र होती है वो तीन तरह की होती है। एक उम्र जो होती है जिसकी फ़िज़िकल एज होती है कि वो नज़र किस तरह आता है, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें कई लोग होते हैं वो उनकी उम्र कई ज़्यादा होती है लेकिन वो यंग नज़र आते हैं, कईयों की उम्र कम होती है, ज़्यादा उम्र के नज़र आते हैं। तो एक होती है फ़िज़िकल एज, जिस्मानी उम्र जो होती है, जो नज़र आती है आपको। तो उसमें होता है कि जितनी अपनी फिटनेस बरकरार रखते हैं आप, और जितना अच्छा खाना खाएंगे अपने खाने में बर्ताव करेंगे, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस होती है अच्छी होगी, आप यंग नज़र आएंगे। अपने आप को यंग रखना, जवान नज़र आना किसकी ख्वाहिश नहीं होती। तो एक फ़िज़िकल एज होती है, एक होती है जो आपकी आईडी एज होती है, जो आपको आईडी कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, उस पर जो एज होती है वो जो आपकी रियल एज होती है, जो आप जिस जगह पैदा हुए हैं। तो एक वो एज होती है। एक होती है कि आपकी वो एज सोचने समझने की सलाहियत वाली जो एज होती है कि आप किस चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं और उनके पर रिएक्ट कैसे करते हैं। एक वो एज होती है। उस एज में वो जो अब ये तीन किस्म की जो उम्रें होती हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदे को पास भी ये तीनों उम्रें हों कि हर बंदा इन से अल्लाह ताला हर बंदे को इन तीनों उम्र से नहीं नवाजता। इसके लिए फिर आगे बता चुका पहले कि आपको जुस्तजू करनी पड़ेगी। जुस्तजू के बगैर तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती। इसलिए आपको ये तीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी ये तीनों उम्रें हों, आप इनको अचीव कर सकें, इसके लिए आपको जुस्तजू करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब मैं बात करूँगा इमरान खान के ऊपर जो करंट गवर्नमेंट है, क्योंकि हमने एक जो आई थी नया पाकिस्तान के चक्कर में, एक ये जो गवर्नमेंट आई थी नया पाकिस्तान पे आई थी, और हमने फौजी हुकूमतें भी देखी हैं और उसके बाद डेमोक्रेसी की शक्ल भी देख चुकी है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वैसे भी नहीं है। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी चलती आ रही है वो जो होती है जमहूरियत की जो सबसे बदतर शक्ल होती है वो भी नहीं है, क्योंकि जो सबसे बदतर शक्ल होती है उसमें भी जो होता है ना, उसमें वो डायनेस्टी नहीं होती, मतलब बादशाहतें नहीं होती कि बेटा जिस जमहूरियत में बाप से बेटा या बेटी आगे बनती है कि वो जमहूरियत हो ही नहीं सकती, वो अपने आप से धोखाधड़ी है। तो वो तो आप सब भूल ही जाएँ उस चीज़ को, वो जमहूरियत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने एक ताज़ा हवा का झोंका आया था, जिस तरह ये हवा भी यहाँ चल रही है कि इमरान खान जो था
वो हमारे लिए कोई चेंज लेके आएगा। उसने बातें इमरान खान ने अब साबित भी की हैं कई अपने अपने माजी में, लेकिन ये होता है कि डिफरेंट चीज़ डिफरेंट तरह होती है। हर इंसान की ज़िंदगी जो होती है डिफरेंट मराहल से गुजरती है, डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। वो कई दफ़ा किसी चीज़ का मिस जज कर लेता है इंसान। मेरे से भी कई दफ़ा ज़िंदगी में हुआ कि इंसान मिस जज कर लेता है, और मिस जजमेंट जो होती है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो इंसान है, इंसान के पास कोई गैप का तो नहीं होता, लेकिन इंसान को मिस जजमेंट से पहले बंदा अपनी वैल्यूएशन हकीकत को सामने रखना चाहिए। अब इमरान खान जो बार बार जो बात करता है मदीने की रियासत की, मदीने की रियासत, अब मैं आपको सच बताऊँ, मदीने अब लोग जो है इस चीज़ से लफ्ज़ से तंग आ चुके हैं। अब इसका मजाक बन चुका हुआ है। अब इमरान खान के मसला ये है, अब देखा मदीने की रियासत जो एक अल्टीमेट चीज़ है, एक हाईएस्ट है, वो एक ऐसा मकाम है कि जो उसके ऊपर कोई मकाम नहीं है जो जिसकी वो बात करता है। लेकिन अब मेरा इमरान खान से सवाल है, और जो लोग जो सपोर्ट करते हैं, मैं खुद सपोर्ट करता रहा हूँ, अभी मैं सपोर्ट करता हूँ लेकिन मैं ब्लाइंडली सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम कोशिश करते हैं कि मुल्क में बेहतरी आए। तो मदीने की रियासत की मैं वो कहना चाहता हूँ कि वो एक अल्टीमेट चीज़ है। उसमें भी इमरान खान को जैसे फ़र्ज़ कर लें, उसमें भी इमरान खान जो बार बार बात करता है, लेकिन उसका एक सफ़र है। अब जिस तरह फ़र्ज़ कर लें एक बंदे ने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने से पहले उसके मैट्रिक में एक खास नंबर आने चाहिए ताकि उसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो। अगर अच्छे कॉलेज में नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेज में पता है फीसें कितनी ज़्यादा है। उसके बाद अब मैट्रिक में फेल हो ही जा रहा है, मैट्रिक के एग्जाम में उसका नंबर ही नहीं आ रहे, तो आगे एफएससी में दाखिला कैसे लेगा? अगर वो किसी न किसी नंबर लेने में कामयाब हो जाता है और एफएससी में चला जाता है, जहाँ वो डॉक्टर के लिए उसने अपनी जब पहला स्टार्ट करना है वहाँ पे, और वहाँ ही फेल हो जाता है, उसकी कोई तैयारी मुकम्मल नहीं है उस चीज़ के लिए, या जो उसने जब आप ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ख्वाब को पूरा करने के लिए ये जस्तजू बंदे को ख्वाब तो ख्वाब होता है, लेकिन उसको हकीकत का रंग बढ़ने के लिए, उस ख्वाब में हकीकत का रंग बढ़ने के लिए उसको आपको हकीकत पसंदाना काम करने पड़ते हैं। जिस तरह मैट्रिक में अगर आपने नंबर लेने हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूंगा एक दिन, तो उसके लिए आपको मैट्रिक में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। उसके बाद फिर एफएससी में ज़्यादा नंबर लेने पड़ेंगे, फिर एमबीबीएस करना पड़ेगा, उसमें भी आपको आधा नंबर लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद फिर हाउस जॉब है, फिर एक स्ट्रक्चर है। अब ये डायरेक्ट जो तो नहीं, आप जितना मर्जी कह लीजिए मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने से बंदा इंसान डॉक्टर तो नहीं बन जाएगा ना। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, उस निज़ाम के साथ सब चलते हैं। वो निज़ाम का अगर सब क्रॉस करके बातों में और दवाएं मांग कर और इस तरह बंदा ख्वाब देख के डॉक्टर बनना शुरू कर देते, फिर बाकी काम करने की जरूरत ही कोई नहीं है। इस तरह इमरान खान ये बार बार बात करता है मदीने की रियासत की, और बातों से तो मदीने की रियासत नहीं बन सकती, वहाँ उसको कहीं से शुरू करना नहीं करना। पहले आपको मैट्रिक में पास होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैट्रिक में पता कैसे पास होता है कि ये एक निज़ाम को जो बातें करके आए हैं, जो 2 साल के अंदर मुझे तो एक भी चेंज नज़र नहीं आ रहा। पहले आपको कुछ साबित करना पड़ेगा, कुछ आवाम को देना पड़ेगा। उसमें ये चीज़ है कि हमारी आवाम का हाल उस तरह का, जिस तरह बचपन में जब होता था ना, मैं तो जब मैं बीमार वगैरह होता था, तो जब और भी देखते थे तो मेरी अम्मी कहते थे वो डॉक्टर पास जाना है, वो डॉक्टर टीका लगाता है। वो हमारा वहाँ पाकिस्तान में चक्कर जाएगा, वो एक बात मशहूर थी, जो डॉक्टर टीका लगाता है ना वो अच्छा, बाकी जो डॉक्टर हैं वो दवाई भी वो पैसे भी ले लेते हैं और दूसरे दवाई देते, टीका नहीं लगाते। अब ये बाहर के मुल्कों में यहाँ टीका तो बहुत दूर की बात है, ये आखिरी चीज़ होती है। वो कहते हैं कि आपको अंदर का कुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम है ना, वो आपको बीमारियों को दूर करता है। वो छोटी बड़ी बीमारियों में तो आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती, वो कहते हैं डिस्प्रिन वगैरह खा के गुजारा करो, वो बिल्कुल नहीं अपॉइंटमेंट मिलती। लेकिन हमारा वहाँ पाकिस्तान का सिस्टम है इस तरह का, हर लोगों को इल्म ही नहीं है, तो वो कहते हैं ये टीका लगाना है। इसी तरह हमारे लोगों को ना वो आदत पड़ गई हुई है, वो देखने की पुल शुल बने हुए हैं, और करप्ट हुक्मरानों ने उनके देन ने डाल दिया, वो झूठ भी बोलते हैं, और उसके बाद हमारे लोग झूठ बोल भी जाते हैं। जिस कौम को टीका लगाने की आदत पड़ जाती है ना, उसको आप डिस्प्रिन के साथ उनका दिमाग का और उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। उनको टीका ही चाहिए शुरू में, पहले में उसको हल्का टीका लगाएं, वो टीका आस्ता फिर उनको डिस्प्लिन की तरफ लेके आएँ। लेकिन एकदम जिसको टीका लगाने की आदत पड़ी हुई है, उसको एकदम कहेंगे टीका लगाना तुम्हें आइंदा के बाद, और तो डिस्प्लिन देंगे, और जो डिस्प्लिन भी दे रहे हैं वो भी नहीं मिल रही टाइम के ऊपर, तो फिर वो आप सोच लें फिर बंदा क्या कहेगा, वो तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, ये डॉक्टर है फ्रॉडी है या ये डॉक्टर झूठ बोलता है। तो ये ऐसे सिस्टम तो नहीं चलते ना। तो ये मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर आपने सिस्टम को चेंज करना है, तो आपको कुछ ना कुछ पहले दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा इमरान खान एग्जांपल देता है नॉर्वे की, इंग्लैंड की और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, कि वहाँ जमहूरियत में ये होता है, वहाँ पर ये होता है। भाई वहाँ पे लोगों एक प्रोसेस गुजरे हुए हैं, पढ़े लिखे, वहाँ पे एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा, और उन्होंने आबादी देखो वहाँ की, वहाँ लोगों को उन्होंने उंगली पे गिना हुआ है। हर बंदे का एक सिस्टम है, कोई बंदा सिस्टम से इधर उधर नहीं हो सकता। हवा देखने काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पाकिस्तान, और वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ एक कौम की तरह है। वहाँ पे अगर नॉर्वेजियन है, सारे नॉर्वे के हैं, इंग्लैंड में सारे इंग्लैंड के हैं, वेल्स वगैरह करके हैं, लेकिन ओवरऑल तो इनकी ज़बान तो एक ही है ना, थोड़ा एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह फ्रेंच चलिए, फ्रेंच है। इस तरह अगर आप देखना चाहिए अरबों की मिसाल है, वहाँ पे पूरा अरब में अरबी बोली जाती है, उनका एक ही तरह का कल्चर है।
अब पाकिस्तान में अब 4 सूबे बने हुए हैं, वो सिंध की उनका अपना कल्चर है, वो अपने से कहते हैं कि सिंध में हम तकसीम नहीं होने देंगे। पंजाब को देख लें आप KPK को देख लें, बलोचिस्तान को देख लें, वो चारों को वो हजूम को इकट्ठा करके ना इकट्ठा किया हुआ है, वो मज़हब के नाम पर इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन मज़हब में भी हम एक जैसे नहीं है, मसला तो ये है। इसलिए तो बड़ा आज तक इतने साल होने के बावजूद भी वहाँ का हमारा निज़ाम इस तरह का है कि हम मज़हब में भी इकट्ठे नहीं हो सके एक जगह पे। तो वो जब इमरान खान बातें करता है ना कि मुझे वो जमहूरियत की, वो बिल्कुल बुलशिट बातें हैं। इमरान खान को आप उस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ का सिस्टम यहाँ पे नहीं लग सकता। जिस तरह होता है ना, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें कि मर्सिडीज़ की गाड़ी का पुर्जा जो है टोयोटा में नहीं लग सकता और टोयोटा का मर्सिडीज़ में नहीं लग सकता, इस तरह ये दोनों को मिक्स करके ये सिर्फ ना ये कानून को चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ये चीज़ें ठीक नहीं है और ये फिट नहीं होती। और दूसरी बात, ये एक अच्छा मैनेजर जो होता है, मैंने भी मैनेजर रह चुका हूँ मैं, वो अच्छा मैनेजर जो होता है वो हर बात में फ्रंट लाइन पे नहीं आता। उसने आगे उसके जो आपके स्टाफ है, जो बंदा उसके लिए काम कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, उनकी रिपोर्टें चेक करता है, और जो चीज़ ख़राब होती है उसको कहता है आप इस चीज़ को एड्रेस करो, इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करो। अब हर बात में ऐसा आपने खुद आकर जवाबदेही देनी है, तो बाकी टीम का फ़ायदा क्या है? जिसका मतलब आपकी टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं है। तो मेरा यही कहने का मकसद ये है कि जब तक आपको ग्राउंड लेवल पर लोगों को चेंज होता नज़र नहीं आएगा, बेसिक फैसिलिटीज़ की जो बात है उसके अंदर चेंजिंग नज़र नहीं आएगी लोगों का, फिर यही है जो मैं देख रहा हूँ कि इसका नुकसान पता क्या है? इसका नुकसान ये है कि इमरान खान को तो एक शोहरत मिली थी, इमरान को प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब आइंदा के बाद अब कुछ सालों बाद या काफ़ी देर के बाद अगर कोई और बंदा इस तरह उठ के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे और मतलब चेंज लाना चाहे, तो उसका तो कोई चांस नहीं है। क्योंकि फिर एक किस्म का मजाक बन जाएगा, देखो ये एक और भी आया था वो तब्दीली सरकार वाला, उसने क्या कर लिया जो उसने कर लेना है। तो ये इमरान खान क्या कर रहा है कि आने वाली नस्लों के लोगों के लिए एक प्रॉब्लम भी पैदा कर रहा है ये, क्योंकि अब लोगों की सब्र, अब पाकिस्तान में जो लोग हैं, कहीं भी जो लोग होते हैं ना, अब ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, बाहर के लोग भी होते हैं ना, उनमें एक सब्र का एक हद होती है। जिस तरह इंग्लैंड में भी हुआ था ब्रेक्सिट, यहाँ भी लोग तंग आ गए थे कि बहुत ज़्यादा ब्रेक्सिट में बहुत ज़्यादा यूरोपियन इकट्ठे हो गए थे, यहाँ पे उनकी जाबें जा रही थी, वो तंग आ गए थे, वो ब्रेक्सिट हो गया। इस तरह लोगों की भी बर्दाश्त की एक हद होती है, लोग एक हद तक बर्दाश्त करते हैं। जब लोगों का आप ख्वाबों का लेवल यहाँ तक पहुँचा देते हैं ना, और फिर अब यहाँ तक भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो फिर लोगों ने आपको आगे से ऐसे ही जवाब देना होता है। फिर लोगों की मायूसी फैलती है, फिर लोग कहते हैं इससे जान छूटे। और दूसरी बात ये होती है कि फाइनली मैं एक बात करूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कि जब आप बहुत ज़्यादा जो महाजों पे जंग छेड़ लेते हैं ना, तो फिर आपके उसमें कामयाबी के चांसेस जो होते हैं ना बहुत ही कम हो जाते हैं। होता ये कि सबसे पहले आप चेक करते हैं कि किस महाज के ऊपर आपने पहले ज़्यादा इसको फोकस करना है, कौन सा सबसे अहम है। सबसे अहम ये होता है कि हमारी कौम का आज तक का मसला यही है, रोटी कपड़ा मकान। आज तक हमारी कौम का वो मसला हल ही नहीं हो सका, बाहर के मुल्कों में मसला नहीं है। तो इमरान खान को पहले ये चाहिए था कि ये इस मसले पे फोकस रखता, ताकि मेडिकल वगैरह स्कूलों का सिस्टम इसको 2 साल के अंदर इतना अच्छा बना देता, लोग कहते हैं वाकई यार इस बंदे ने कुछ कर दिखाया। उसके बाद करप्शन पे हाथ डालता। अब मसला ये है, करप्शन पे भी हाथ डाला है, जो कुछ भी किया उसका नतीजा 0 निकला है। वो लोग फिर सारे बंदे वहाँ चले जो गए, किसी को भी अभी तक सजा नहीं हुई, तो मतलब वही फेल हो गया। स्कूल का सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हुआ, और जो अस्पताल वहाँ भी ठीक नहीं हुआ, और बाकी आपके सामने है, वो एक लंबी लिस्ट है। तो एक किस्म का वो हुआ क्या, वो एक मिल्क शेक सा बन गया, और मिल्क शेक में डिफरेंट फल फूल डाल के कुछ ऐसे फल भी पड़ गए हैं जिसकी वजह से मिल्क शेक जो पीने का भी दिल नहीं करता। तो अब यही है कि मैं तो अब यही कहूँगा कि अब ये है कि अब वो टाइम आ गया डू और डाई वाला। इसका मकसद ये है कि अब आपको क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब होता है ना, जब इंसान बहुत बीमार हो जाता है, जब अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ पे यहाँ भी होता है कि अस्पताल में जब ना एक कैटेगरी बनी हुई है, सबसे पहले उस बंदे को देखते हैं जिसके ज़िंदगी मौत से लड़ रहा होता है, तो उसको डॉक्टर कहते हैं उसको जल्द अज जल्द पहले उसकी सांसों को बहाल किया जाए। अभी वक्त वो आ गया कि इमरान खान को जल्द अज जल्द इमरान खान को जल्द अज जल्द ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो, लोगों को इंसाफ होता नजर आए। ये नहीं कि आप तकरीर करें, अब ये तकरीरें करने से हम सुनने से तंग आ गए। ये तकरीरें अपोजिशन में अच्छी लगती थी, अब प्रैक्टिकल करो, अब आप हुकूमत में हो, अब आपके पास पावर है। अगर आपसे चेंज नहीं हो रहा, सीधी बता दो भाई मेरे से चेंज नहीं हो सकता, ये काम ठीक नहीं है, फिर आप में बाकी फ़र्क कर रह जाएगा। इसलिए अब मैं यही कहूँगा कि अब वक्त आ गया ये डू और डाई वाला, या आप कुछ कर दिखाओ, तो या सीधा वांग बता दो मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ। और दूसरी बात ये पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हाल है, और कोई हाल नहीं। पार्लियामेंट सिस्टम जो है ना, इस बारे में मैं दोबारा वीडियो करूँगा, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम से ही मसला हल हो सकता है। ये पार्लियामेंट सिस्टम जो है ना, ये फसाद की जड़ है। तो फाइनली हमारी उम्मीदें अभी भी हैं, हम पाकिस्तान में बढ़ता बूटा देखना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी उम्मीदें, मेरी दरख्वास्त है, अगर कोई सुन रहा है, अगर कोई ऐसा बंदा सुन रहा है जो पैगाम पहुंचा सकता है कि इसका क्विक एक्शन का टाइम है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो है ना, अब मायूसी का शिकार हो रहे हैं, हमारी उम्मीदें टूट रही हैं, हमारा इतमाद का, हमारे सब्र का भी पैमाना ना लबरेज हो रहा है, लेकिन हमारी अभी उम्मीदें मुकम्मल तौर पर टूटी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता था। अब जो आखिरी मरहला है, अब मैं बात करना चाहता हूँ हमारी मीडिया के ऊपर। हमारा मीडिया भी जो है ना, वो एक तमाशागिरी है।
जिस तरह आप अगर कुछ लोगों को आप में से ट्रैवलिंग करने का या सफ़र करने का मौका मिला हो पूरी दुनिया में, जो मशहूर शहर हैं, उनके जो स्केल होते हैं, जो मेन जो सेंट्रल पॉइंट होते हैं, वहाँ भी मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो तमाशे दहा रहे होते हैं। कोई बॉल कर रहा होता है, कोई स्टैचू बना होता है, कोई डिफरेंट तरीके से तमाशे दहा रहे होते हैं। जाके वहाँ जो टूरिस्ट नहीं जो होते, जो सियाहत के लिए आए होते हैं, उनको अपनी तरफ करने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए वो डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, तमाशागिरी हो रही होती है। वो तमाशागिरी जो होते हैं ना, वो लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ। ये पाकिस्तान में भी ये तमाशागिरी शुरू हुई है। हर एंकर ने एक अपना ना वो लगाया हुआ है एक तमाशा, और वो चाहता वो रेटिंग के चक्कर में वो सारे अपनी तरफ करने के लिए वो जो झूठ और सेंसनाइज करके वो सनसनी फैला के खबरों के अंदर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मसला ये है कि ये टीवी चैनल भी खुल चुके हैं इस तरह, जिसको कोई काम नहीं मिलता पैसे को महफूज करने के लिए, प्रेशर को बनाने के लिए वो टीवी चैनल खोल लिया। वो एक एंकर को उठाते हैं, वो एक एंकरों की बात भी वही होगी, मुझे अफसोस से करना पड़ेगा, मैं माफी से कहता हूँ मैं। उसके बाद वो रेटबाजी है कि जिसका जहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं वहाँ चले जाते हैं। हम पैसे किसको बुरे नहीं लगते, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो उसमें भी आप देख लें कि भैया हमारे एंकर्स का भी यही हाल हो चुका है कि इनका हाल उस तरह भी है, जिस तरह फर्ज करें गली मोहल्ले में खेलने वाला कोई क्रिकेटर हो ना, जिसका जो काम ही ना करता हो, वेला बुल्ला हो, बस क्रिकेट ही खेले जानी है उसने, उसको कभी ज़िंदगी में चांस मिल जाए शहर की टीम में आने का, क्लब की टीम में आने का, या मुल्क में जाने का। जिस तरह हमारे कई क्रिकेटर आए भी हैं, मोहम्मद आसिफ वगैरह और भी कई आए हैं, मोहम्मद आमिर भी और कई भी आए हैं। वो आ तो जाते हैं, उन्हें खेलना तो उनको आता होता है, लेकिन उनके अंदर हिलाकियात नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि वो एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको मुल्क की एक डायनामिक्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वो भी कई ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे पूरा मुल्क बदनाम होता है। जैसे हमारा मुल्क क्रिकेटर्स की वो जुए के चक्कर में और जो उनकी जो सट्टाबाजी के चक्कर में मुल्क बदनाम हुआ, वो आपके सामने है। और यही हमारे एंकर भी कर रहे हैं कि इनमें से कई जो ज़्यादातर लोग जो ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनका विजन बिल्कुल नहीं था, जिनका दिमाग जो है बड़ा तंग था, ये भी वही लोग थे कि इनको पैसा दिखाओ उनसे जो मर्जी बनवा लो। तो इनका सही इलाज जरदारी ने किया हुआ था, प्रेसिडेंट जरदारी ने, कि उन्होंने इन सब का मुंह बंद कराया हुआ था। तो वो बाद में भी ऐसा ही होता रहा। लेकिन अब जब इनके पैसे मिलना बंद हो गए हैं, तो इनकी हरकतें देख लें ज़रा। वो इनकी वो जो अंदर का जो होता है ना, जो कहते हैं ना कि इंसान अल्लाह ताला हर इंसान को एक दफ़ा उसने एक दफ़ा अल्लाह ताला उसकी हकीकत सामने लेके आनी होती है। तो उनकी हकीकत इनके सामने आ चुकी है हमारे, जो आप देख रहे हैं कि जो कुछ आप देख ही रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में कई एंकर्स हैं। अब हुआ ये है कि इनकी जो आम चीज़ों को समझ नहीं थे, हर एंकर ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया हुआ है। अब मेरे साथ बंदा है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, मैंने तो खोल लिया, चलो जी, कहते हैं ना पाकिस्तान दिल पछोड़ी के लिए। अब मैं भी एक आम इंसान हूँ, मेरे भी ख्यालात हैं, तो मैं भी इजहार कर सकता हूँ मैं। अब मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है, सिफारिश नहीं है कि मैं टीवी पर जा सकूँ मैं। तो लेकिन वो एक यूट्यूब के जरिए मैं अपने हालात का इजहार कर लेता हूँ। लेकिन ये तो अपने बड़ी चीज़ समझते थे ना, लेकिन ये भी धर्म से नीचे आ गए। हर एक ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और वहाँ पर जो बुलशिट है, जो झूठ चल रहा है, सिर्फ वो अपने ऑडियंस को घेरने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए और व्यूअरशिप के लिए जो झूठ बोला जा रहा है, और ये कौम के लिए तबाही का बायस बन रहा है। तो इसमें वो एंकर भी जो प्रोग्राम का आगाज़ करते थे, बड़े झूठे किस्से कहानियाँ सुना के, उसके बाद अल्लाह मोहम्मद का नाम लेकर बाद में झूठ और बदअखलाकी से बड़ा प्रोग्राम, तो वो ये एक किस्म का ये शोबदाबाजी करके वो एंकर भी हैं जो कॉलम पर लिखते थे। ये वही एंकर है जो कॉलम भी लिखता था पहले। तो ये इनके रत्तेबा में चेक कर लें। और इसमें वो एंकर भी हैं जो अपने को रसूल समझते थे, जो अपने समझते हैं मैं बहुत शाया हूँ, मेरा एक अपना मकान, मेरी अपनी व्यूअरशिप है, लोग वाकई मैं भी समझता ये एंकर थोड़ा डिफरेंट है, ये ज़्यादा लाई लोई नहीं करवाता। लेकिन वो भी जाके वो भी जियो कर गया, और फिर जियो से भी फिर फाड़गी हो गया। तो आप समझिएगा जितनी मैं बात कर रहा हूँ मैं। तो वो उसमें आपको उसका भी सब कुछ सामने आ गया कि इन लोगों का कि ये किस किस्म का दिमागी लेवल है कि ये अपने आप को क्या चीज़ समझते हैं, इन दूसरों की बातें करते फिरते हैं। देखिए जी, इंसान का गरीब पैदा होने कोई गुनाह नहीं। मैं भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। अब इस तरह कई एंकर जो हैं जो पसमानदा इलाकों से आए हुए हैं, साउथ पंजाब से, इस तरह एक एंकर साउथ पंजाब से भी आया हुआ है जो पहले रिपोर्टर होता था। उसने भी काफ़ी टीचर चेंज किए हैं। उसका सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस उसका नोटिस लिया गया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के चक्कर में। उसने समझा कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ मैं। उसमें बंदा समझना छोड़ दिया। हर चीज़ पे तनकीद, मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं, तनकीद ही करनी है बस। वो उससे क्या है कि मेरे व्यूअरशिप बढ़ेगी, मेरा एक ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगी। और भाई सिर्फ तनकीद से क्रेडिबिलिटी नहीं होती, आप कौम के अंदर एक किस्म की उनके अंदर उम्मीद भी जगाते हैं। तो उसका भी देख लें आप, वो बंदे को बंदा नहीं समझना तो बाद में देख लें। यही मसला हमारे साथ कि हमारा होता ये है कि वही जब मैंने पहले बात की थी इनको क्रिकेटर्स वाली, कि यहाँ पहले या जब ये पहले बड़ी अखलाकियात की बातें करते हैं, जब इनके जेब में जब इनके पेड़ बढ़ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, अच्छा घर बन जाता है, गाड़ी आ जाती है, साथ ही इनका मूड चेंज हो जाता है, ये अपने को चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। वो मसला ये है कि बाहर के एंकर्स को देखें, उनमें ऐसी चीज़ नहीं है। वो उनकी एक जॉब है, वहाँ पर एक सिस्टम है। यहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं हो सकता कि अपने आप को होता है कि जब प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के रात को जब खाने खाएंगे प्रेसिडेंट हाउस में, तो बंदा समझता है मैं तो बड़ी शायर बन गया हूँ मैं। तो यही हमारे एंकर के साथ होया होगा।
एक कई डॉक्टर भी हैं, एक डॉक्टर है जो बड़ा अपने आप को बड़ी चीज़ समझता था। वो पहले हुकूमतों में देता था जाने की डेट की हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, हुकूमत तो कोई भी नहीं गई। उसको पीटीवी का चेयरमैन भी बना दिया गया बाद में। उसके बाद उसने फिर एक प्रोग्राम ये भी कह दिया कि अगर मेरी ये रिपोर्टिंग या ये मेरी ये खबर गलत साबित हो तो मुझे चौक में फांसी लगा देना। और बाद में वो खबर गलत भी साबित हुई, सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगी, बाद में जेल भी हुई उसको। तो वो फिर भी शर्म नहीं आई उस बंदे को कि मैं माफ़ी मांगू आके। वो फिर उस पर अपनी बुलशिट वो अपनी ये बातें कर जाता था। जब आप दूसरों की उंगली उठाते हैं, आपका अपना करैक्टर जो है वो उसमें क्वेश्चन है। उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही दूर के धुले हैं सारे, ऐसी बात कोई भी नहीं होती। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर रखनी होती हैं। तो वो अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आप देख लें हाल पाकिस्तान के मीडिया का भी। इस तरह एक और बड़ा एंकर भी है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया जो है ग्रुप है उसके अंदर है वो, क्योंकि मीडिया ग्रुप का जो चेयरमैन है उसका सर नेम और उस बंदे का सर नेम सेम है। वो भी अपने आप को समझता हर बंदे से मिला हुआ मैं, और मुझे हर बंदे का राज पता है। वो राज भी तब भी अजान करता जब बंदे वो दुनिया से चले जाते हैं। वो भी अपने को बड़ी चीज़ शायद समझता मैं हुकूमत बना सकता हूँ, मैं हुकूमत करा सकता हूँ मैं। वो ये भी हमारे लोगों की एक बात है। वो अपने आप को ना हम समझते हैं कि मुतलकुल अनान बन गए हैं, बंदे को बंदा नहीं समझते और बातें हमारी सुन लो। इस तरह और भी कई एंकर हैं, एक लंबी लिस्ट है। ये बता सकता हूँ कि ये वही हैं जो एंकर हैं जिनका लाइफस्टाइल जो है लाइफस्टाइल बेहतर होना किसका ख्वाहिश नहीं होती। क्या मेरी ख्वाहिश नहीं? बिल्कुल है, मैं ये नहीं कहता, मैं तरकीब नहीं करता कि लाइफस्टाइल बेहतर कि ये बिल्कुल गरीबों की तरह रहें। लेकिन होता ये है कि ये जो लाइफस्टाइल की बेहतरी जो होती है, ये चीज़ होती है, ये हमारे क्योंकि इनका विजन नहीं ना है। इनका ये बंद डब्बे के बंदे हैं। वो उसी के अंदर रह के ना लाइफ स्टाइल तो ऊपर हो जाता है, लेकिन दिमागी तौर पे वो वही चीज़ रहती है जो बचपन से दिमाग के अंदर है। वो की चीज़ आ गई है। जिस तरह होता है ना कि जब अपने गाड़ी में होटल लगाना और सबज रंग की नंबर प्लेट लगाना अपने आप को तो नुमाया दिखाने के लिए, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चीज़ जब तक हमारे अंदर निकलेगी ना तब तक मसला हल नहीं हो सकता। जिसमें एंकर भी शामिल है, सारे शामिल हैं। हमें अपने आप को प्रोमिनेंट दिखाना, अपने आप को आला दिखाना दूसरे लोगों के सामने कि मेरी तो मुलाकातें प्रेसिडेंट से होती हैं। तो वहाँ मसले कैसे हल हो सकते हैं? इसलिए ये पूरा माशरा जो है ना, इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान का जो माशरा जो है ना, पाकिस्तान का माशरा एक होती है बैंकरप्सी। पाकिस्तान का माशरा अखलाकी तौर पे तबाह हो चुका हुआ है। यही बात इमरान को मैं करना चाहता हूँ मैं कि जब कोई कौम अखलाकी तौर पर तबाह हो जाती है, उसको अखलाकी तौर पर उनकी अखलाकियात को सही करने की ज़रूरत होती है पहले। और अखलाकियात कैसे ठीक हो सकती है कि उसमें एक जस्टिस सिस्टम जो होता है, कानून जो होता है, तालीम का निज़ाम जो होता है, इसमें छोटे बड़े को जब को सज़ा होती है तो जो बंदा छोटा चोर भी होता है उसको पता होता है यार मुझे सज़ा मिलेगी क्योंकि बड़े चोर को सज़ा मिली है। उससे अखलाकियात बेहतर होती है। जब आम लोगों का इस बात के यकीन बन जाता है कि जो निज़ाम है, जो अदल का निज़ाम है वो सबके बराबर है, फिर इंसान की अखलाकियत ऊपर उठना शुरू होती है। लेकिन जब आम लोग ये सोचते हैं यार वकील नहीं करना जज ही कर लो, तो वो उसको में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारा कौम का मसला इसलिए हमारी कौम का मसला जो है वो अखलाकी तौर पे हम बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं, अखलाकी तौर पे हम गिर चुके हुए हैं। यही हमारा मसला है। आप अपने आप को इन प्रोग्रामों को देखने से पाक करें, बैठें घर में बैठे अपने बच्चों से ज़्यादा बातचीत करें, उनके साथ डिबेट करें डिफरेंट मौजू के ऊपर जो आप फेस आती हैं। देखें वो यंग जनरेशन है जिसने कल को मुल्क की बागडोर संभालनी है, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें, उनकी कोई सलाह करें, देखें वो क्या चाहते हैं, उनकी ज़हन में क्या चल रहा है। आप उनसे बात करेंगे, आपको सीखने में आपको एक तो दिली इत्मीनान महसूस होगा, आपको टेंशन में कमी होगी, डिप्रेशन में कमी होगी, फिर आपसे आपस में मोहब्बत पैदा होगी, आपको बहुत कुछ सीखने में मदद मिलेगी और घर के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा होगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून पैदा होगा। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ इस चीज़ की कि ये चीज़ अपनाएं। अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सादगी लाने की कोशिश करें। सादगी से क्या होगा कि सादगी से आपके कई मसले मसाइल हल होंगे। वो मैं कभी अगली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन मेरा कहने का मकसद यही था कि अपनी ज़िंदगी में सादगी पैदा करने की कोशिश करें। आप किसी बंदे की इज़्ज़त इसलिए ना करें कि बंदे का पैसा है, तो बंदे की इज़्ज़त करें उसके अखलाक की वजह से, बंदे की इज़्ज़त करें उसके किरदार की वजह से। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। मेरी वीडियो को यह कुछ लंबी थी, लेकिन मकसद ये था कि आप तक एक पैगाम पहुँचा सकूँ। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, मेरी जो वीडियो है इस पर गौर करने की कोशिश करें और मेरी भी सलाह करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें। कोई ऐसी चीज़ें जो पसंद नहीं है उससे मैं मदद चाहता हूँ मैं। अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं और मेरी को सलाह करना चाहते हैं तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसको ऐसे पॉजिटिव फीडबैक लूँगा और आपको जवाब भी दूँगा। मैं अब आपको दिखाता हूँ ये पार्क, थोड़ा सा ये पार्क किस किस्म का जहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, तो आपको पता चले कि यहाँ पे ये पार्क को लंदन में मशहूर है पार्क के लिए। तो थोड़ा दिखाता हूँ ये लोकेशन जो है थोड़ी सी, ताकि पता चले कि ये लोकेशन मैंने क्यों चूज़ की थी। ये आप पार्क देख सकते हैं। ये पार्क काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी इस तरह की जब बनी हुई है जगह, बड़ा ज़बरदस्त पार्क है ये। पार्क देख सकते हैं, लेक्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, वो देख
देख सकते हैं। ये मैं पार्क के एक हिस्से में आया हुआ हूँ मैं, जो क्वाइट हिस्सा था। वैसे ये पार्क काफ़ी बड़ा है, तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा इस पार्क का, ये काफ़ी बड़ा पार्क है। ये भी आप देख लें, ये बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।